दोस्तों, मैं पूर्णिमा भटनागर आप श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि अगर आप कहानी लिखते हैं और हमारे चैनल में प्रसारित करना चाहते हैं तो आप अपनी लिखी कहानियों को हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, हम दिल से आपके आभारी हैं कि आप हमारी कहानियों को इतना प्यार दे रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी हर कहानी जीवन की सच्चाइयों को ईमानदारी से आपके सामने रख सके। अगर हमारी कहानियाँ आपके दिल को छूती हैं तो प्लीज़ इन्हें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनें। आपका साथ और प्यार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पेश है आज की कहानी, अब भी तुम्हारा इंतज़ार है। कहानी लिखी है हित भालोदिया ने। हित भालोदिया आईटी प्रोफेशनल हैं और अहमदाबाद में रहते हैं। उस दिन बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आसमान धुला हुआ सा लग रहा था। बादल कहीं दूर चले गए थे और सूरज की किरणें शीशे की खिड़कियों से होते हुए फर्श पर बिखर रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो न गर्मी की थी न ठंडी का ऐलान, बस जैसे किसी अधूरी कविता के बीच का सन्नाटा हो। डांस क्लास का पहला दिन था मेरा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, भीतर से आते गीत की लय में कुछ लड़कियां और लड़के पहले से स्टेप्स पर काम कर रहे थे। लकड़ी की फ्लोर पर रबड़ के जूतों की सरसराहट और इंस्ट्रक्टर की गिनती। वो वहीं खड़ी थी, पीले रंग की कुर्ती में नीली जीन्स और सफेद दुपट्टे को लहराते हुए। बालों को एक सधी हुई चोटी में बांध रखा था और चेहरा जैसे किसी सुबह की पहली धूप किसी नदी की सतह पर उतरे, चमकदार फिर भी सादा। उसके पैर संगीत के साथ थिरक रहे थे, मगर उसकी निगाहें एक बार मेरी तरफ आईं और फिर वहीं ठहर गईं। अनाया नाम था उसका। वो मुझसे कुछ कदम दूर खड़ी थी। मैंने पहली बार किसी को डांस करते हुए यूं देखा कि जैसे हर स्टेप कोई जज्बात कह रहा हो। और सच कहूं, मेरे कदम एक लय में नहीं थे, लेकिन मेरी नजरें उसकी लय में कैद हो गई थी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते और वो देखना ही जैसे एक संवाद बन जाता। कभी कभी स्टेप सीखते वक्त जब वो मेरे पास से गुजरती, उसकी चूड़ियों की खनक, बालों से आती खुशबू, सब जैसे मेरी स्मृति में दर्ज होता जाता। मैं पूछना चाहता था उसका नाम, शायद नंबर भी, लेकिन वो बात हलक से निकलती ही नहीं थी। हर दिन एक नई हिम्मत के साथ आता और हर शाम खुद से ही हार जाता। रोज क्लास के बाद उसके पापा भी बाहर खड़े होते। वो पल और मुश्किल कर देता। उस दिन शायद क्लास का 7वां या 8वां दिन था। सब कुछ वैसा ही था, लाइट्स, म्यूजिक, वो और मैं। लेकिन उस दिन उसने मुझे सीधे देखा और धीमे से मुस्कुराई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई, आंखों में वही जानी पहचानी शरारत और लबों पर हल्की सी मुस्कान। बिल्कुल पास आकर बोली, नंबर दोगे अपना? मैं एक पल को बिल्कुल ठिठक गया, जैसे किसी ने हल्के से कंधे पर हाथ रखा हो और कहा हो, अब बोलने की जरूरत नहीं, मैंने सब समझ लिया है। कुछ सेकंड तक तो मैं बस उसे देखता ही रह गया। फिर थोड़ा हकलाते हुए कहा, ओ हाँ, लिखो 98427। उसने सिर हिलाया, फोन में कुछ टाइप किया और बिना ज्यादा कुछ कहे बोली, ठीक है, मैं मैसेज करूंगी। और फिर मुड़ी और चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने अचानक मेरी अधूरी कहानी का पहला पन्ना थमा दिया हो। उसके जाते हुए कदमों की आवाज अब भी कानों में थी और मैं सोच रहा था, कितनी अल्हड़, कितनी बेबाक सी लड़की थी वो। ना नजरों से डरती, न लफ्जों से, बस सीधे दिल तक उतर जाती थी। उस दिन शाम को मैसेज आया, हाय, मैं अनाया।
ये मैसेज मोबाइल स्क्रीन पर वैसे ही चमक रहा था जैसे किसी सर्द सुबह की धूप झील पर चमकती है, हल्की लेकिन दिल को गुदगुदाने वाली। उंगलियां रुक रुक कर टाइप कर रही थी। हे, कैसी हो? और उधर से आया, अच्छी हूँ, तुम? फिर तो बातों की वो डोर बंधी जो हर सुबह सुबह कितने बजे उठे से शुरू होती और देर रात तक अच्छा अब सो जा वरना कल थक जाएगा तक चलती। वो बातें धीरे धीरे जरूरत बनती जा रही थी। बस छोटी छोटी मुलाकातें थी, कभी शब्दों में, कभी इमोजी में, कभी डांस क्लास के कोने में। डांस क्लास का वो समय जो पहले बस स्टेप सीखने का था, अब एक इशारा, एक मुस्कान या फिर कहना तेरा आज का मूव अच्छा था। उसकी आंखें जब मुझे स्टेप करते हुए देखती तो जैसे मैं और अच्छा करने की कोशिश करता, और जब कभी वो फिसल जाती तो मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता, सिर्फ बैलेंस के लिए नहीं, शायद ये जताने के लिए कि मैं हूं ना। और एक दिन जब मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, एक छोटी सी मोच, मैं थोड़ा सा लड़खड़ा कर गिरा और वो भागी मेरे पास। सबने पूछा क्या हुआ, ज्यादा चोट तो नहीं आई? लेकिन वो चुप थी, बस मेरी आंखों में झांकती रही। मैं मुस्कुरा कर बोला, अरे कुछ नहीं, छोटी सी मोच है, हो जाएगा ठीक। शाम को उसका मैसेज आया, इतना भी ध्यान नहीं रखते, किसे दिखाने में लगे थे तुम? हाँ, मैंने लिखा, तुम्हें ही तो, और तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। और उधर से जवाब आया, अच्छा जी, तो अब मैं चिंता भी ना करूं, ऐसा? मैंने जवाब दिया, ठीक है बाबा, अब से पूरा ध्यान रखूंगा बस। वो चिढ़ती थी लेकिन एक अपनेपन के साथ। धीरे धीरे हमारी दुनिया बनती चली गई। डांस क्लास अब महज क्लास नहीं थी, वो एक बहाना बन गया था, मिलने का, बात करने का, एक दूसरे को महसूस करने का। हम क्लास के बाद थोड़ी देर और रुकते, कभी पानी के बहाने, कभी जूते की लेसेस बांधने के बहाने, और कभी यूं ही। फिर जैसा कि अक्सर होता है, आशिक लोग जो करते हैं, कभी घर पर झूठ बोल के मिलना, दोस्तों से छुप कर मिलना, और कैसे भी वक्त चुराना एक दूसरे के लिए। हमारा पसंदीदा ठिकाना था शहर के बाहर एक पुरानी सी झील। वहीं बैठते थे जहां आसमान और पानी एक दूसरे से बात करते थे। कभी कभी लगता था जैसे वो दोनों भी हमारी तरह हो, बिल्कुल हमारी तरह। हम वहां घंटों बैठे रहते, बातें करते, हंसते खिलखिलाते, कभी गाने सुनते। उसका सबसे पसंदीदा गाना वो हमेशा गुनगुनाती थी, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। उस गाने में वो जैसे खुद को ढूंढ लेती थी। कभी वो मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बना कर लाती, कभी कचौरी, कभी भजिया, कभी छोटी सी मिठाई, और कभी बस एक छोटा सा नोट, आज थक गए होगे, मीठा खा लेना। मैं उसके लिए क्या करता था? शायद कुछ नहीं, या शायद सब कुछ। मैं उसकी हंसी के लिए कुछ भी कर सकता था। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा था जो कहे बिना कहा जाता था, जैसे उन शामों में छुपा हुआ कोई वादा, या झील पर गिरती सूरज की किरणों में अटकी हुई कोई नज्म। दिन यूं ही बीतते रहे। शायद वो तारीख मेरे दिल के कैलेंडर में सबसे खास थी, और शायद उस दिन को लेकर मैं जरा ज्यादा बेचैन भी था। वो तारीख थी 19 जनवरी, अनाया का जन्मदिन। मैंने सब कुछ सोच रखा था, एक स्पेशल दिन जो सिर्फ उसका हो। मैंने उससे कहा, घर पर बोल देना, कोई बहाना बना लेना, मैं तुझे सुबह लेने आ रहा हूं। सुबह के 4:30 बजे थे। मैं उसके दरवाजे पर था। वो मुस्कुरा रही थी, आंखों में नींद लेकिन चेहरे में चमक। गाड़ी में बैठाकर करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैंने गाड़ी रोकी और धीरे से अनाया को गाड़ी से नीचे उतारा। मैंने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। ये क्या कर रहे हो? वो बोली। बस भरोसा रखो। हम उस कच्ची पगडंडी पर धीरे धीरे चले।
उसके नंगे पांव ओस से भीगी घास पर पड़ते, हर कदम जैसे कोई कविता रचता जाता। हवा में ठंडक थी और सामने पहाड़ धुंध में लिपटे खड़े थे, मानो सूरज निकलने का इंतजार वो भी कर रहे हो। कुछ दूर जाकर मैंने उसे रोक लिया। वो अब भी आंखें मूंदे मेरे इशारे पर रुकी खड़ी थी। आरव, क्या दिखाने वाले हो? मैंने चुपचाप अपनी जेब से कैमरा निकाला और फिर एक हाथ से कैमरा थामते हुए दूसरे हाथ से उसकी आंखों से धीरे से पट्टी हटाकर खड़ा हो गया, ताकि उसके खूबसूरत से चेहरे को मैं अपने कैमरे में उतार सकूं। उसका चेहरा जैसे ही सुबह की पहली किरण से मिला, वो खिल उठा। उसकी आंखों में वो चमक थी जिसे कोई शब्द बयां नहीं कर सकता था, कोई खुशी बांध नहीं सकती थी। मैं कुछ नहीं बोला, बस कैमरे की फ्रेम में उसे देखता रहा। मैं चाहता था कि इस पल को सिर्फ देखूं नहीं, बल्कि उसकी हर थकान, हर उम्मीद, हर मुस्कुराहट को इस लेंस में कैद कर लूं। वो दौड़ कर आई, मुझसे लिपट गई। "This is the best birthday gift and best view ever," मैंने कहा। "अभी कहाँ खत्म हुआ है?" मैंने उसके सामने से वो छोटा सा कैनवस निकाला, एक पेंटिंग जिसमें अनाया थी, वैसी ही जैसे मैं उसे देखता था। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट, आंखों में वो जज्बात और बैकग्राउंड में वो सारी चीजें जिनसे वो प्यार करती थी। झील, सूरज, ओस और एक वो बेंच जहां हम पहली बार बैठे थे। उसने पेंटिंग को थामा, कुछ पल तक उसे देखा और फिर उसकी आंखों में नमी उतर आई। "तुमने मुझे वैसे देखा जैसे मैंने कभी खुद को नहीं देखा।" वो मुझसे लिपट गई, मानो जैसे कोई हल्की सी आवाज में लता जी का "लग जा गले" गा रहा हो। 19 जनवरी की वो सुबह जो अनाया की आंखों में चमक लेकर आई थी, जैसे मेरी जिंदगी की सबसे हसीन याद बन गई। उस दिन के बाद हम और करीब हो गए। अब हर मुलाकात में ज्यादा बातें होती, हर खामोशी में ज्यादा एहसास। कभी कभी लगता था जैसे हम दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां कोई और जरूरी नहीं है। लेकिन कौन जानता था कि उसी साल की किसी शाम को वो चमक धुंधला जाएगी और हंसी किसी पुरानी सी तस्वीर में कैद हो जाएगी। हकीकत में जिंदगी सिर्फ 2 लोगों से नहीं चलती, इसमें तीसरे किरदार भी होते हैं, समाज, परिवार और वक्त। एक शाम जब मैं किताब पढ़ रहा था, फोन की घंटी बजी। "हेलो आरव बेटा, एक जरूरी बात करनी है।" अनाया के पापा थे। आवाज में न तो सख्ती थी न स्नेह, सिर्फ एक निर्णय की गूंज थी। "हमें ये सब पसंद नहीं है। तुम दोनों का मिलना, ये रोज की बातें, ये सब बंद होना चाहिए। अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो और हम उसे इन सब चीजों में नहीं डालना चाहते।" मैं कुछ नहीं कह पाया, जैसे शब्द हलक में अटक गए थे। "जी" कहकर फोन रख दिया। उस शाम कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं। डांस क्लास में भी वो अगले दिन नहीं आई। मैं वहीं खड़ा रहा, दर्पण के सामने, अकेले अपने प्रतिबिंब को देखता हुआ। फिर घर पर भी बातें बढ़ने लगी। एक दिन माँ ने कहा, "तुम अब इस शहर में और नहीं रहोगे। तुम्हारा एडमिशन दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में कर दिया है। अगले हफ्ते जाना है।" मैंने कोई विरोध नहीं किया। शहर छूट गया, अनाया छूट गई। डांस क्लास की वो वुडन फ्लोरिंग अब सिर्फ यादों में बची रही और वो झील जैसे मेरे सीने में कहीं समा गई हो। कुछ महीनों तक अनाया मैसेज करती रही, "कैसे हो? वहां सब ठीक है? तुम अब बात क्यों नहीं करते?" मैं जवाब देता था लेकिन अधूरा। कभी ठीक हूं, कभी बिजी हूं, पर कभी ये नहीं कहा कि मैं भी तड़प रहा हूं, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे अंदर एक दीवार खड़ी हो गई थी, अपनी जिम्मेदारियों की,
अपने घर वालों की उम्मीदों की और अपने ही डर की। कुछ समय बाद अनाया के मैसेज भी कम हो गए और एक दिन आना बंद हो गए। वो एक अधूरी सी किताब बनकर रह गई जिसका आखिरी पन्ना खो गया हो। 2 साल बीत गए। मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। कभी कभी उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल की तस्वीरें देख लेता जिसमें वो किसी महफिल में हंस रही होती, किसी नए शहर की गलियों में घूम रही होती और कभी बस एक किताब हाथ में लिए झील के किनारे बैठी होती। कभी कभी मन में आया एक बार पूछ लूं, क्या अब भी कुछ बचा है? लेकिन नहीं, मैं खुद को रोक लेता। शायद इसलिए नहीं कि अब चाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि अब हक नहीं बचा था। 19 जनवरी फिर से आया। मैंने सुबह सुबह उठकर उसे मैसेज किया, हैप्पी बर्थडे अनाया। कुछ देर बाद जवाब आया, थैंक यू आरव। बस इतना ही। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैं रुक नहीं पाया। कैसी हो? सब ठीक है ना? कुछ पल बाद उसका रिप्लाई आया, आरव मुझे पार्किंसंस हो गया है। वो शब्द स्क्रीन पर वैसे ही चमक रहे थे जैसे कोई ट्रक की हेडलाइट अचानक आंखों के सामने चमके और फिर अंधेरा हो जाए। क्या? कैसे? कब? उसने धीरे धीरे बताया, पिछले कुछ महीनों से हाथ कांपते हैं। डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है, प्रोग्रेसिव है। थोड़ा वक्त है, लेकिन मैं लड़ रही हूँ। मैंने बहुत कुछ कहना चाहा। मैं आ जाऊं? तुम अकेली नहीं हो, हम फिर से। लेकिन कुछ नहीं कह पाया। मैं वहीं खड़ा था, उस झील के पास जहां हम दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे का हाथ थामा था। कुछ साल बीत गए। शहर वही रहा, मौसम वही रहे, लेकिन कुछ चेहरों की जगह बदल गई। मैं लौट आया था उसी शहर में जहां कभी हर सुबह उसकी आवाज से शुरू होती थी। अब वो आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी गूंज वो अब भी थी, मेरी सांसों में, उन रास्तों पर और उस झील के किनारे उस एक बेंच पर। अब वो रास्ता थोड़ा सूना है और वो बेंच वैसी ही है, बस थोड़ी पुरानी हो गई है, जैसे मेरी यादें। मैं वहाँ रोज बैठता हूँ सुबह 6 बजे। ठंडी हवा, धुंधली रोशनी और उस झील के पानी पर उगते सूरज की परछाई, वही सब जो उस दिन था, 19 जनवरी को। बेंच पर मेरी बगल में कोई नहीं बैठता, लेकिन मैं बात करता हूँ वैसे ही जैसे पहले करता था। कभी शिकायत करता हूँ, कभी हंसी के बहाने ढूंढता हूँ, कभी चुप रहकर बस उसकी कल्पना करता हूँ। जैसे अभी आई होगी, दौड़ कर गले लगेगी और कहेगी, दिस इज द बेस्ट मॉर्निंग एवर। लेकिन अब वो नहीं आती। उसका नाम अभी भी मोबाइल में सेव है, अनाया। लेकिन चैट खोलने पर आखिरी मैसेज वही है, पार्किंसंस हो गया है। कभी कभी लोग पास आकर पूछते हैं, आप रोज आते हैं यहाँ, किसका इंतजार करते हैं? मैं बस मुस्कुरा देता हूँ और कहता हूँ, एक आदत है जो जाती नहीं। कुछ दिनों पहले मैंने वो बेंच ठीक करवाई थी, पॉलिश करवाई थी और कुछ लिखवाया था। नहीं, उसका नाम नहीं, बस कुछ शब्द जो मेरे दिल की सबसे अनकही दुआ है। I wish for a moment that I could have you back and sit upon this bench for a while and have a chat. दियाँ अब भी वहाँ लिखी है और जो भी उस बेंच पर बैठता है शायद उन्हें महसूस कर पाता है। लेकिन उस यू का चेहरा सिर्फ मैं जानता हूँ। कई बार सोचता हूँ, क्या वो फिर कभी आएगी? शायद नहीं, क्योंकि अब वो कहीं और है, एक नई जिंदगी में, शायद किसी और के साथ, एक
अलग कहानी में। बस यही थी आज की कहानी। साथियों, इसके साथ ही आपसे फिर एक बार मेरी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।